डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VSK विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 11th के मैथ NCERT मैथ है आप लोग को, और चैप्टर है आप लोगों को 1 और वीडियो है पार्ट 2। क्योंकि चैप्टर 1 के जो है पार्ट 1 वीडियो हम पहले ला चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम पार्ट 2 देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो मैथ यानी गणित है आप लोगों को, यानी मैथमेटिक्स का पार्ट है आप लोगों को एक, जिसका नाम है समुच्चय यानी सेट्स। संपूर्ण नोट्स आप लोगों को है, ये आगे भी आप लोग पढ़ेंगे। तो खैर यहाँ पे हम लोग समुच्चय मतलब सेट्स हम लोग जान गए थे क्या है, सेट्स का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, सेट्स जिसे सुपरिभाषित होता है। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, हम लोग पार्ट 1 वाला वीडियो में एकदम डिटेल से जान गए थे। वो अगर कोई देख लिया होगा तो उसको कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो उसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों को एक बात बता देते हैं। आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी बात बताएंगे, ऐसा कोई बात या कोई नॉलेज नहीं होगा जो कि आप लोगों को समझ में ना आए, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं तो हर चीज़ तोड़ के बताते हैं। ये है आप लोगों को, जैसे एक्सरसाइज आपको 1.1 बनाना है ना आपको, तो उससे भी पहले का है। एक्सरसाइज 1.1 भी नहीं है, ये पहले बेसिक नॉलेज जान लीजिए, ताकि आपको कोई एक्सरसाइज या पाठ बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, हम लोगों को कुछ बात अभी जानना है आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग जान गए थे यहाँ तक, ठीक ना। अब हम लोग जो जानना है, हम लोगों को जानना है कि यहाँ पे, अच्छा यहाँ तक जान गए थे। हाँ, समुच्चयों का प्रकार जानना है, समुच्चयों का प्रकार। तब यहाँ पे देखिएगा, समुच्चयों का प्रकार मतलब समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का प्रकार। तो देखिए, सबसे पहला जो होता है समुच्चयों का प्रकार, जैसे है 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला जो आता है आप लोगों को, वो आता है एकल समुच्चय। क्या आता है आप लोगों को? एकल समुच्चय। यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, यानी सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, ठीक ना। जिस समुच्चय में, जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव हो, उसे एकल समुच्चय कहते हैं। इस प्रकार समुच्चय को ऐसी तरह से दिखाया जाता है। पहले यहाँ वाला बात तो नहीं देखना है, अभी ऊपर वाला ही बात समझते हैं, क्योंकि हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल्स से। तो चलिए, आप लोगों को जानिए, जिस समुच्चय में एक और केवल एक ही अवयव हो, क्या हो? एक ही अवयव हो। जैसे मान लीजिए, हम जैसे अभी बिहार के रोहतास जिले में हैं, रोहतास जिला को छोड़ के हम बाकी अनदर जिला में जाएं, अब वहाँ पे हम अपना मकान बना लें, ज़मीन खरीद के मकान बना लें, ठीक है। वहाँ पे अकेले ही रहने लगे, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा? उस जो प्रॉपर्टी है, चाहे मकान है, उस मकान का एगो इकलौता वारिस है, चाहे मालिक है, चाहे जो भी है, एगो है। चाहे उस घर में कितने हैं सदस्य, तो एगो सदस्य है, मात्र एक सदस्य वाला घर कहलाएगा। कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? तो एक सदस्य वाला घर कहलाएगा। तो उसी तरह से एकल समुच्चय भी ऐसा समुच्चय होता है। समुच्चय तो आप लोगों को पता है कि समुच्चय क्या होता है। एकल समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय होता है जिसमें केवल और केवल एक अवयव हो, माने इसके घर में केवल एक आदमी रहता है। मान लीजिए, अगर समुच्चय को इसके घर मान के चलिएगा, तो इसके घर में केवल एक आदमी ही रहता है, तब एकल समुच्चय कहलाएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे मान लीजिए, और एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए, हमारा बारात जा रहे हैं, हमारा बारात आप लोग जा रहे हैं, तो आप लोग ये बताइए, आप अगर हम एगो बारात ले, मतलब एक बारात लेके गए, एगो बारात का टोली नहीं, पूरा बारात में जाने वाला लोगों की संख्या एक है, माने एगो के लेके गए। हो सकता है हम अपना दोस्त को ले लें, अपने कोई भाई को ले लें, या कोई भी मेरे साथ चला जाए, तो एगो के लिए साथ में लेके जाएंगे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कहा जाएगा एगो आदमी वाला बारात, कहा जाएगा कि नहीं, एगो आदमी वाला बारात, ठीक। उसी तरह से आजकल जो बाइक बन रहे हैं, केवल सिंगल बैठ के चलाइए, उसमें बैठाने वाला भी नहीं है, सिंगल। जैसे KGF वगैरह के बाइक आप लोग देखे होंगे, तो ये केवल सिंगल, तो वो सिंगलटन जैसा है, मतलब सिंगल ही बाइक, सिंगल जो चलाएगा बंदा बैठ के। तो इसी तरह से ये एकल समुच्चय में क्या रहेगा, एगो सिंगल रहेगा वे
सिंगल रहेगा तो सिंगलटन या एकल समुच्चय कहलाएगा। जैसे देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए हम अगर आप लोग को कहें सेट ए लेते हैं, तो सेट ए में जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं आप लोग को ए अव्यय, जिस तरह से उदाहरण में यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक ना, तो ये एकल अव्यय कहलाएगा, एकल अव्यय। जैसे सेट ए है, समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अंदर कितने अव्यय हैं आप लोग को बताए थे ना जी। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं इसे ए बराबर, मतलब ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 8 9, इस तरह से ले लेते हैं, तो कितना अव्यय है, तो अवयवों की संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 गो, माने अवयवों की संख्या 7 हो जाएगा कि नहीं, अवयवों की संख्या 7, तो उसमें 7 गो अव्यय है तो अवयवों की संख्या 7 हो गया। लेकिन आप ये बताइए इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, तो मात्र 1 है, तो अवयवों की संख्या मात्र 1 है, तो इसलिए ये एकल समुच्चय कहला रहा है। क्या कहला रहा है, एकल समुच्चय कहला रहा है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एकल समुच्चय, जैसे हम मान लीजिए आपको एक उदाहरण लेके तौर पे यहाँ पे उदाहरण हम लिए हैं, उदाहरण में आपको बता रहे हैं, जैसे इसको मान लीजिए, चलिए अब यहाँ पे देखेंगे ए बराबर इतना है, ठीक, यहाँ पे इस तरह से है, तो यहाँ पे आप समझिएगा, जैसे दे रहा है सेट ए जो है एक्स, जहाँ एक्स से बड़ा 9, मतलब 9 से छोटा 11 से, मतलब नहीं 9 से बड़ा 11 से छोटा, इस तरह से दे रहा है, 9 से बड़ा और 11 से छोटा, तो कौन सा अव्यय है, तो 10 है। क्या है, 10 है। अब आप लोग से ही पूछें कि 9 से बड़ा और 11 से छोटा तो कौन है, तो एक ही ना है जी, 10, तो एक ही ना अव्यय है, और जब एक ही अव्यय है तो वो एकल समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय। अगर लोग आपसे पूछ दे कि इसे मान लीजिए कि ये जो है ये कौन सा सेट है, इस तरह से पूछ देते कौन सा सेट है, तो ये आप लोग को याद रखना चाहिए, तो ये जो है एकल समुच्चय है, नहीं तो सिंगलटन सेट इंग्लिश में कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखने चलिएगा रोस्टर रूप में, हम बताए थे ना जी रोस्टर रूप क्या होता है, प्लस में सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, जिसे रोस्टर रूप या सारणीबद्ध आप लोग को बताए थे। फिर एगो समुच्चय निर्माण रूप बताए थे, जो कि आप लोग को समझ में आया होगा कन्फर्म रूप से। नहीं समझ में आया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो पार्ट 1 का, वहाँ पार्ट 1 देख लीजिए, नहीं तो फिर आपके साथ मतलब लोचा होगा, फिर दिक्कत रहेगा आपको, तो इसलिए देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो सेट ए बराबर 9 से बड़ा और 11 से छोटा 10 है। जो भी समुच्चय में अव्यय आता है उसको मंझला कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है, और मंझला कोष्ठक के अंदर लिख दिए, तो जो ए है सेट ए कैसा समुच्चय है, सेट ए समुच्चय है, लेकिन कैसा समुच्चय है, तो ये एकल समुच्चय। कैसा है, एकल समुच्चय है। तो आसानी से आप लोगों को एकल समुच्चय हो गया। चलिए एकल समुच्चय आप लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। अन्य उदाहरण तो हम आप लोग के लिए देवे किए हैं, जो कि वहाँ से भी समझ में आ गया होगा। यहाँ भी जैसे दे रहा है, जैसे मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे जैसे दे रहा है कि यहाँ पे है आप लोगों को इस तरह से कि 5x बराबर 7 है, तो यहाँ पे अगर सेट ए का रोस्टर रूप अगर निकालें, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे 5x बराबर 7 है, तो यहाँ पे समीकरण 5x बराबर 7 है ना जी। चलिए ये बराबर कर लेते हैं, 5x बराबर 7, तो x के मान 7, ये गुणा में है तो भाग में आके लग गया, यानी 5 हो गया, तो x बराबर 7/5, तो 7/5 हो गया कि नहीं हो गया। तो a का मान जब इतना 7/5 हो गया, लेकिन यहाँ पे क गो अव्यय है, बाटा के रूप में भले दिख रहा है, लेकिन 2 गो अव्यय मत कहिएगा, एक ही अव्यय है, नहीं तो 2 गो अव्यय रहता तो खुद कॉमन के रूप में रहता। जैसे मान लीजिए हम दे दे सेट ए बराबर इस तरह से 6,8, तो इसमें कॉमा दिए हैं ना जी, 2 गो अव्यय के बीच में कॉमा दिया जाता है, ये भी बताए थे ना आप लोग को। तो कॉमा यहाँ पे दिए हैं तो समझ लीजिए 2 गो अव्यय है, तो इसमें 2 गो है, लेकिन इसमें को है तो अभी एक ही है, भले बाटा के रूप में है, लेकिन एक ही अव्यय है। एक ही अव्यय है तो कौन सा समुच्चय होगा, एकल समुच्चय होगा। कितना होगा, एकल समुच्चय होगा। तो ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। जिससे आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आता है आप लोगों को रिक्त समुच्चय। क्या आता है, रिक्त समुच्चय। जैसे यहाँ पे आप लोगों को रिक्त समुच्चय आया, मतलब इम्प्टी सेट, इंग्लिश में इसको इम्प्टी सेट नहीं तो नल सेट कहा जाता है। आइए दोनों आप लोगों को याद रहना चाहिए, भले ही वॉइड सेट याद रहे या ना रहे, इम्प्टी सेट और नल सेट याद रहना चाहिए आप लोग को। इसको कहा जाता है रिक्त समुच्चय। ये दूसरा प्रकार है आप लोग का समुच्चय का। जो पहला प्रकार है एकल समुच्चय, एकल समुच्चय के बाद दूसरा आता है रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय, ठीक। अब देखिए रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या है, एक समुच्चय जो कोई अव्यय न रखता हो, कोई अव्यय
न रखता हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। और इसे प्रतीक फाई या इसे मान लीजिए मंझला कोष्ठक को खाली मैंने कहिए खाली मंझला कोष्ठक द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब इसको सूचित करने के लिए या तो हम फाई द्वारा प्रदर्शित कर देंगे और नहीं तो जिसे इस तरह से हम खाली कर देंगे, ठीक ना। तो इस तरह से मतलब हम प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो फाई नहीं तो खाली मंझला कोष्ठक से, ठीक ना। मतलब उसमें कोई अव्यय नहीं, खाली है, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आप लोग को जैसे हम एक तौर तरीका आप लोग को जोड़ देते हैं। जैसे आपको इम्पटी इम्पटी शब्द देखने के लिए मिल रहा होगा, तो इम्पटी कहाँ देखने के लिए मिलता है, तो जान रहे हैं आपको इम्पटी कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो आप लोग जैसे इम्पटी जो देखते होंगे, आप लोग देखिएगा ये पहले ज़माने के मतलब जो पुराना वाला मोबाइल लोग था या आपके पापा दादा के पास होगा, पेरेंट्स लोगों के पास होता है, तो उसमें आप देखिएगा तो आपको जब मैसेज डिलीट कीजिएगा, ऑल मैसेज डिलीट, तो वहाँ पे लिखता है इम्पटी माने खाली हो गया। तो यहाँ से ऐसे भी याद रखिएगा, तो इम्पटी माने होता है खाली, और खाली मतलब नल भी होता है, और इसको कहता है रिक्त समुच्चय माने खाली है। रिक्त माने क्या, खाली स्थान भरे, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान को पूर्ति करें, ऐसे बनाए होंगे आप लोग, तो वही रिक्त माने होता है खाली। अब चलिए नल सेट, जैसे नल सेट, नल माने भी वही होता है खाली, लेकिन आप लोगों को नल जो है, आप लोग को जैसे सुने होंगे आप लोग नल, अब नल जैसे सुन लिए आप, तो नल कहीं ना कहीं आप शब्द सुने हैं, आपको याद नहीं आ रहा, चलिए हम याद करवा देते हैं। देखिए आपको नल और नील अब याद आ रहा होगा थोड़ा सा। नल और नील ये रामायण के अंदर आप नाम सुने हैं, ये राम जी की बानरी सेना में दोनों लोग थे, नल नल और नील। अब नल और नील क्या थे, देखिए नल और नील दोनों भाई थे, और दोनों लोगों को बचपन में शराप मिल गया था। क्यों, क्योंकि ये ऋषि मुनि से शरारत करते थे, तपस्वी लोगों का झोला कमंडल जो भी है उन लोगों का पानी में ले जाके फेंक देते थे, मजाक कर देते थे, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हम लोग कैसे मजाक करते थे, हम लोग अपने पड़ोसी के गाय भैंस, मतलब भैंस जो है ना, दोपहर में या मतलब कभी भी परेशान करने के लिए लोग कभी कभी क्या करते थे कि गाय भैंस बंधी हुई है, और लोगों को परेशान करने के लिए दोपहर में जाके बोल देते थे ना उसके घर, तो जाइए आपका भैंस से भगा तोड़ा ली है, तोड़ा के घूम रही है, दूसरी गली में जाके दौड़ रही है। तो लोग बेचारा घर से दौड़ के आता था, तो कहाँ भाग के गई हमारी गाय, खुला नहीं रहता था। ऐसे ही मतलब हम लोग फेंक या मतलब अपनी प्रैंक बनाने की या मजाक करने की उद्देश्य से मतलब उसको कह देते थे कि जाओ तुम्हारा गाय खुलाई है पकड़ने जाओ, लेकिन उसे खुला ही नहीं रहता था। हम लोग क्या करते थे, मजाक करते थे। तो उसी तरह से ये लोग नल नील ऋषि मुनि से मजाक करते थे, प्लस में कुछ हर चीज़ उठा के डाल दे रहे थे, मैंने समुद्र में पानी में डाल दे रहे थे। देखिए ऋषि मुनि को झोला कमंडल, जो कमंडल होता था ना उन लोगों का, तो कमंडल को डाल दिए गए, नल नील डाल दिए पानी में, फिर वो गए न देखने, नहीं मिल रहा था, तो वो हंसने लगा, हंसने लगे तो शराब मिल गया इन लोगों को। शराब मिला ना, तो इन लोगों को ऐसा शराब मिला कि कुछ भी ये लोग पानी में डालेंगे तो डूबेगा नहीं, और नहीं डूबेगा। तो इस बात के लिए ये लोग मतलब बचपन में ही थे, लेकिन बाद में जब बड़े हुए बानरी सेना बन के राम जी की सेना में ज्वाइन हुए, तो इन लोगों को पता ही नहीं था ये शराब हम लोग को मिला है। तो बाद में जब समुद्र मंथन करने के लिए राम जी जब रेत की शिवलिंग बनाते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ पे समुद्र मंथन या मतलब समुद्र भगवान से रास्ता मांगते हैं, रास्ता नहीं मिलता है तो गुस्सा करके तीर भी निकालते हैं मारने के लिए, त्राहिमाम प्रभु करके समुद्र देवता प्रकट होते हैं, और उन्हीं वही बताते हैं नल नील के बारे में। तो आपके सेना में नल नील ऐसा है जो कि पानी में कुछ भी डालेंगे तो डूबेगा नहीं, तो वो बताते हैं। तो इस तरह से ये पत्थर उठा के लोग ले जाता है, जय श्री राम लिख के नल नील डालता है, पानी में डूबता नहीं है। तो इस तरह से समुद्र मंथन हो जाता है, और तब जाके वो लोग का रास्ता जाने का लंका में मिल जाता है। तो इस तरह से नल नील थे। तो नल, अब ये इन लोग को शराब मिला था, लेकिन ये लोग भूल गए थे कि हमको शराब, इसको याद दिलवाए समुद्र देवता के, तब इन लोगों को पता चला। तो मतलब इसके पास दिमाग ही नहीं है इसका जी, भूल गया था। तो दिमाग ही नहीं है माने दिमाग खाली है, खाली मतलब कौची, नल, क्या नल है, नल से खाली है इसका दिमाग, याद नहीं रहता है इसको। नहीं तो याद पहले रहता तो राम जी को उतना दिक्कतें नहीं करना पड़ता है कि नहीं। तो आप लोग को ऐसे याद पड़ गया हुआ नल कौन थे, नील कौन थे, ठीक ना। प्लस में आपका टॉपिक भी समझ में आ गया। तो ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अव्यय नहीं रहता हो, चाहे नहीं रखता हो, रिक्त समुच्चय, या आप लोगों को नल सेट, नहीं तो इसको इम्पटी सेट भी कहा जाता है, ठीक ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपके उदाहरण के लिए हम बताते रहे, पापा से छोटा और दादा से बड़ा कोई ऐसा रिश्ता, या कोई लोग का नाम बता दीजिए उम्र में बड़े हों,
पापा से उम्र में छोटे हो और दादा से उम्र में क्या हो, बड़े हो। तो पापा से जो छोटा होगा दादा से कैसे बड़ा हो जाएगा उम्र में, नहीं ना हो सकता है जी। तो नहीं होगा, तो इसमें किसी के नाम लिख पाएंगे हम, नहीं लिख पाएंगे। तो नहीं लिख पाएंगे तो ये क्या खाली न रह जाएगा। तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे ना तो ये हो जाएगा रिक्त समुच, क्योंकि एको अव्यय नहीं मिला, एको लोग नहीं मिला ऐसा ना कि पापा से छोटा हो आ दादा से बड़े हो। पापा से तो छोटा बहुते लोग हैं, लेकिन दादा से वो सब बड़ा नहीं है। जो पापा से छोटा हो गया दादा से बड़ा कहाँ होगा, नहीं होगा। तो वो खाली सेट कहिए, रिक्त समुच कहिए, रिक्त समुच है कि नहीं। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 15 से बड़ा, 15 से बड़ा सेट ए हम लिखने के लिए कहें तो 15 से बड़ा और 16 से छोटा प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या तो पूरा पूरा संख्या होता है। तो 15 से बड़ा तो 16 आएगा, अब लेकिन 16 नहीं, 16 से छोटा कह रहा है। तो 15 से बड़ा और 16 से छोटा तो संख्या हो जाएगा, लेकिन परिमेय संख्या होगा, लेकिन प्रकृत संख्या नहीं होगा। तो कोई प्रकृत संख्या नहीं है जो 15 से बड़ा है या 16 से छोटा है। प्रकृत संख्या कम से कम नहीं है। संख्या है बहुत सारा, लेकिन प्रकृत संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या ऐसा, और ई मतलब परिमेय संख्या है, प्रकृत संख्या नहीं है। प्रकृत में गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, तो ऐसा कोई संख्या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो मिलेगा आप लोग खाली छोड़ दीजिएगा, नहीं तो या करके इसको फाई भी लिख सकते हैं, है ना, या फाई से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक इस तरह से। तो यहाँ पे ये लिखा भी गया है कि इसे प्रतीक फाई या मैंने जो मंजिला कोष्ठक के अंदर खाली द्वारा सूचित करते हैं। अब उदाहरण पे आते हैं, उदाहरण पे देखिए आते हैं कि उदाहरण कर रहा है 2 से बड़ा और 3 से छोटा, जैसे हम समझाए ना अभी। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए कोची इन मन नेचुरल नंबर मन प्रकृत संख्या होना चाहिए। तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा कोई प्रकृत संख्या होगा ही नहीं, और नहीं होगा तो इसका जो सेट लिखिएगा आप लोग तो इसमें कुछ नहीं लिख पाइएगा, खाली ही छोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से खाली छोड़िएगा तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय माने एम्प्टी सेट है, ठीक ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आगे देखिए कह रहा है ये जो है समांतर रेखाओं के कटान बिंदु, ये जो है समांतर रेखाओं के कटान बिंदु का समुच्चय। अब देखिए समांतर रेखा जैसे मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से एगो रेखा गया हो, ठीक, एक और रेखा इसी तरह से गया हो और दोनों समांतर हो, तो जितना अंतर यहाँ है उतना ही अंतर यहाँ है, उतना ही अंतर यहाँ है, उतना ही अंतर वहाँ है, उस तरह से जाएगा। माने समान अंतर पे जाएगा तब न समांतर रेखा कहलाएगा। और समांतर रेखा है और समांतर रेखा का कटान बिंदु, तो समांतर रेखा का कटान बिंदु कोई नहीं होता, कभी मिलेगा जी, नहीं मिलेगा। हाँ ऐसे एगो जाता है ऐसे, एगो ऐसे, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है यानी एगो कटान बिंदु मिल जाता, नहीं मिल जाता। चाहे हम लोग ऐसे रेखा पे हम लोग वक्र रेखा ऐसे मिलता तो इसका कटान बिंदु हो जाता है, एगो यहाँ होता है, एगो यहाँ होता है, एगो यहाँ होता है, और एगो यहाँ और एगो यहाँ, इस तरह से। लेकिन जब समांतर रेखा में कोई कटान बिंदु नहीं होगा, तो कटान बिंदु नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे, नहीं तो फाई भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रिक्त समुच्चय है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आप लोग को, यहाँ पे कह रहा है आप लोग को कि रिक्त समुच्चय जीरो, रिक्त समुच्चय नहीं है। यहाँ पे देखिए समुच्चय जो है, यहाँ पे नोट में आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए समुच्चय जीरो, जैसे मान लीजिए ऐसे हम दे रहे हैं, ये रिक्त समुच्चय है कि नहीं है, तो नहीं है। जीरो है, लेकिन जीरो देखने से मतलब नहीं है, जीरो है कि ABCD है उससे मतलब नहीं है। कम से कम एक अव्यय है ना, तो जब अवयवों की संख्या एक है तो ये एकल समुच्चय हो जाएगा, लेकिन रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम दे दें यहाँ पे फाई, ये कोष्ठ के अंदर फाई दे दें, मंजिला कोष्ठ के अंदर, तो ये भी रिक्त समुच्चय नहीं है। भले फाई है तो फाई जो है इसमें अव्यय के रूप लेके है, ये अव्यय के रूप लिया है। तो ये जो अव्यय के रूप लिया है तो ये अव्यय है तो रिक्त समुच्चय नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। तीसरा है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय जैसे कहने का मतलब हो गया आप लोग को, परिमित समुच्चय जैसे बताइए, जैसे मान लीजिए आपके घर परिमित परिवारों की संख्या परिमित है कि अपरिमित, तो कहेगा सर परिमित अपरिमित कौची कह रहे हैं, हमारा घर परिवार 6 गो है, हमारा घर परिवार 5 गो है, हमारा घर 8 गो है, 10 गो है, ऐसे ही नहीं बताइएगा जी। तो बताइए 5 गो 8 गो बता रहे, जैसे मान लीजिए आपसे कहें ना तो कहो है तो 7 गो परिवार है मेरा, तो फिक्स नहीं बता दिए,
बता दिए कि नहीं बता दिए? तो ये फिक्स बता दिए, मैंने सीमित है आपका परिवार, है कि नहीं? लेकिन अगर कोई बोले ना कि हमारा परिवार जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, जैसे प्रकृत संख्या के कहा दे समुच्चय, तो प्रकृत संख्या में डॉट 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 लगा दे, तो आप समझ सकते हैं कि ये संख्या कभी रुकेगा नहीं, और जब रुकेगा नहीं तो वो अनंत हम लोग ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब यही हो गया कि ये जो है परिमित समुच्चय, ऐसे परिमित समुच्चय आप लोग हिंदी में परिमित से पता चल रहा होगा कि ये परिमित होना चाहिए, मैंने फिक्स होना चाहिए कि यहाँ लेके यहाँ तक चाहे इतना ना संख्या है उसके पता चल जाना चाहिए, ठीक ना। हिंदी मतलब हिंदी में इसको कहते हैं फाइनाइट सेट, ठीक ना। ऐसा समुच्चय जिसमें विद्यमान अवयवों की संख्या सीमित हो, विद्यमान अवयवों की संख्या जिसमें जो भी समुच्चय में विद्यमान अवयव है उसकी संख्या क्या होना चाहिए? सीमित होना चाहिए, तब क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेट ए बराबर दिया गया है एक्स, जहाँ एक्स से बड़ा या बराबर 20, जो एक्स है प्रकृत संख्या में है, तो मतलब यहाँ पे जो प्रकृत संख्या लेना है 1 से 20 तक, तो इसको हम लेंगे 1 2 3 4, ऐसे डॉट 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 देना चाहे तो हम दे लेंगे, ठीक ना, डॉट डॉट 20 तक, नहीं तो हम लोग 20 तक लिख भी सकते थे। तो ये देखिए क्या है, परिमित है, माने ऐसा नहीं है कि करोड़ों संख्या तक, 1 से 20 तक ही जाना है। तो ये क्या है? सीमित है कि नहीं है? तो सीमित रहेगा तो आप लोगों को कौन सा परिमित समझ कहलाएगा? सीमित है ना जी। आपका परिवार सीमित नहीं है तो हमारे घर 8 गो चाहे 10 गो हैं, ऐसे तो है कि सीमित नहीं है। तो जब सीमित रहेगा तब परिमित समुच्चय में आएगा, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ आप देखिए, आप लोग जिससे दिया गया है आप लोगों को 60 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय एक परिमित समुच्चय है। जैसे देखिए 60 के अभाज्य गुणनखंड, 60 के अभाज्य गुणनखंड हम तो 10वीं क्लास में निकालने के लिए सिखाए थे ना जी आप लोग को। यहाँ पे 30 दूनी हो जाएगा, यहाँ पे 15 दूनी हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आप लोग को 5 तिहाई। तो 60 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 60 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, होगा कि नहीं होगा? तो ये आप लोगों को होगा। तो बताइए इसमें जो अव्यय के रूप में ये हम रखेंगे अव्यय के रूप में, तो ये क्या है? परिमित फिक्स है। और हम अपना से कहें हम तो अतने कहेंगे, और आप लोग अपने से कहें तो अतने कहेंगे, नहीं कहेंगे जी। अच्छा, मैंने सबके लिए फिक्स है, पने ये परिमित है चाहे सीमित है एक तरह से, ठीक ना। अच्छा, जब सीमित है तो ये क्या कहलाएगा? परिमित समुच्चय। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर समुच्चय में लिखना है 60 के मैंने अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, तो 60 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय, मान लीजिए यहाँ से हिंदी काट दीजिए, ये वाला हिंदी नहीं है, अब बराबर देके अगर लिखे तो समुच्चय लिखना है ना, तो समुच्चय हम लोग मंझला कोष्ठक अंदर लिखेंगे, और मंझला कोष्ठक अंदर लिखेंगे तो एगो 2 था, एगो 3 था, एगो 5 था। अब कहे ना कि सर 2 गो था, तो देखिए समुच्चय में 2 एक के बार लिखेंगे, आप लोग को बताए थे। मतलब कोई भी समुच्चय में किसी भी अव्यय की पुनर्वृत्ति नहीं की जाती, मैंने दोहराई नहीं जाती है, बात समझिए ना, दोहराइएगा मत। तो जैसे मान लीजिए हमको भी पता है कि एक 2 गो 2 था, 3 था और 5 था, लेकिन हम लोग जब समुच्चय माने मंझला कोष्ठक के अंदर लिखेंगे तो 2 को एक ही बार लिखेंगे और 3 को तब 5 को लिखेंगे। तो अगर 60 के अभाज्य गुणनखंड का समुच्चय ये हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड ये होगा, माने 2 को 2 होगा अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन समुच्चय कह दिया तो इस रूप में होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग को यहाँ है 1 वर्ष में महीनों का समुच्चय। तब बताइए ये तो आप लोगों के लिए क्या हो गया? जैसे मान लीजिए 1 वर्ष में महीनों का समुच्चय हो जाएगा, आप लोग के लिए फिक्स है कि नहीं है जी? जैसे बताइए आप लोग जैसे 12 महीना पढ़िएगा तो 12 महीने का मेरे को फी दीजिएगा, तो आपके लिए 1 साल में 12 महीने होता है कि नहीं होता है? मेरे लिए भी उतना ही होता है, उनके लिए भी, या और किसी से भी आप पूछिएगा कि तो 12 महीने में यहाँ पे, चलिए देखिए यहाँ पे कोई कोई पता नहीं कहाँ से ये है हड्डा बीट नहीं आ रही है, ये लोग पता नहीं मेरा फैन है कि पता नहीं। 1 बजे रात में हम क्लास यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लोग को 1 बजे रात में हमको भेंट करने से, हमसे भेंट करने के लिए आ रही है, मिलने के लिए आ रही है, कि क्लास करने के लिए आ रही है, हमको खुद पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए इतना रात में जानवरों लोग को जगना जरूरी है तो क्या जी, हम तो जगे हुए हैं यहाँ। देखिए अब आप लोग के लिए महीना में 12, जैसे 12 महीने का होता है ना महीना, तब सॉरी 12 महीने का साल होता है, तो 1 वर्ष में 12 होता है, तो मेरे लिए 12 है तो सबके लिए 12 है ना जी। तो ये एक फिक्स है, ये एक सीमित है, तो इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय है। ऐसा थोड़ा है कि मेरे लिए 12 और आप लोग के लिए 15 16 17 18 होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक ना। चलिए तो आप लोग को सीमित रहेगा तो वो परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा, ठीक ना।
यहाँ पे देखिए। और हाँ, जैसे मान लीजिए आपसे कहें कि प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आप प्रकृत संख्या लीजिएगा तो आप 1 से 10 तक कोनो ले लेगा, कोनो 1 से 20 तक ले लेगा, कोनो 50 तक ले लेगा, कोनो 100 तक, कोनो अनंत तक ले लेगा, चाहे जो भी। मैंने इस तरह से मैंने परिमित नहीं है, सॉरी परिमित नहीं है, अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। तो अब देखिए, अब चौथा आप लोग को आ रहा है, चौथा यानी जो चौथा प्रकार है समुच्चय का, वो है अपरिमित। क्या है? अपरिमित। अब अपरिमित यानी इन्फानाइट सेट, कुछ इन्फानाइट सेट माने अपरिमित है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जिनमें विद्यमान अवयवों की संख्या असीमित हो। यहाँ देख लीजिए, उसमें सीमित था, इसमें सीमित नहीं है, इसमें असीमित है। यहाँ पे आप लोगों को सीधा समझ में आ रहा होगा कि असीमित है। जैसे असीमित का मतलब हो गया अनंत है। क्या है? अनंत हो। अपरिमित समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमित। जैसे ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय आप लोगों के लिए कि यहाँ पे आप लोगों को देखिए, यहाँ पे ऐसा समुच्चय जो या जिनमें अवयवों की संख्या असीमित हो। असीमित मतलब फिक्स है, नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि 1 गो 2 गो 10 गो 5 गो 15 गो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक ना? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अनंत हो। क्या हो? अनंत। जैसे अनंत रहेगा तभी अपरिमित समुच्चय में आएगा, इनफाइनाइट सेट में आएगा। आप लोग याद रखिएगा, अपरिमित रहेगा। ठीक, तब जाके अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग बस एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा समुच्चय जिनमें विद्यमान अवयवों की संख्या असीमित या अनंत हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अनंत हो, याद रखिएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग से कहा जाए, सेट ए एक ऐसा सेट है, एक्स, जहाँ एक्स जो है 10 से बड़ा है। क्या है? 10 से बड़ा। और 10 से बड़ा प्रकृत संख्या है। यहाँ पे दे दिया गया है x बिलोंग्स n, दे है ना जी। तो आप लोग को x बिलोंग्स n, लेकिन x का मान जो है 10 से बड़ा है। 10 से बड़ा है तो लीजिए, तो यहाँ पे सेट के अंदर 11 12 13 14 15 16, इसी तरह से करते 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 आपको अनंत तक जाकर रुकना ही पड़ेगा। अनंत तक क्या माने, कुछ हद तक जाकर रुक जाइएगा, अनंत तक कौन जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब आप लोग को यही हो गया कि ये जो है आप लोग को इन्फिनाइट सेट है, यानी अपरिमित समुच्चय। अपरिमित में फिक्स नहीं है, कौगो रहता है, बहुते सारा रहता है ना। चलिए, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो ये अपरिमित समुच्चय है। तो चौथा जो है आप लोग को अपरिमित है। अब यहाँ पे अपरिमित के रूप में, जैसे मान लीजिए ये आप लोग को एग्जाम्पल में यहाँ पे लिए हैं, यहाँ पे ये लिए एग्जाम्पल में, जैसे एक्स, जहाँ एक्स 3n, अब 3n है ना, तब सेट बी के आप लोग लिखिएगा तो यहाँ पे तिगुना हो रहा है। n एक धनात्मक पूर्णांक है, और जीरो भी शामिल है, तो जीरो भी शामिल है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 1 रखेंगे n की जगह पर तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। और जितना रखते ही जाएंगे, जितना ही रखते ही जाएंगे तो और आता रहेगा। तो इस तरह से आप लोग को आता रहेगा। तो अब सोच लीजिए आप ही कि जैसे 3 के पहाड़ा जैसा हो जा रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये और आते रहेगा। डॉट 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 लगा दिए तो ये क्या है? सीमित नहीं है, माने असीमित है। असीमित है तो अपरिमित समुच्चय है। क्या है? अपरिमित समुच्चय। अब प्रकृत संख्याओं का समुच्चय, प्रकृत संख्या 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम तो शुरू में बताए थे आप लोगों को, प्रकृत संख्या का समुच्चय जो होगा अपरिमित हो जाएगा। क्या कि इसकी सीमा नहीं है, कहाँ रुकना है, कितना तक लिखना है, ये असीमित है, इसकी सीमा ही नहीं है, सीमित ही नहीं है, असीमित है, तो इसलिए अपरिमित समुच्चय। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, प्रकृत कहिए चाहे पूर्ण कहिए, बस 0 इसमें शामिल रहेगा, तो ये भी क्या है? असीमित है। असीमित है तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय, ठीक ना, यानी इनफाइनाइट सेट है। तो ये एग्जाम्पल था, आप लोग जान गए। अब यहाँ परिमित समुच्चय की कोटि, तो परिमित समुच्चय की कोटि आप लोगों को अगले क्लास में जानेंगे। इसके आगे जो भी है आप लोग को अगले क्लास में जानेंगे। अब देखिए, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए, अब आप लोग के लिए थोड़ा बहुत हेल्प के लिए हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी को डिजिटल नोट्स चाहिए, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा नोट्स चाहिए। किसी को क्या चाहिए कि हाँ, हम लोग जितने भी टीचर पढ़ा रहे हैं साइंस का, वो सभी लोगों का क्लास चाहिए। तो सभी लोगों का क्लास आप लोगों को मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एक हमारा ऐप है, वीर कोचिंग सेंटर, ठीक ना। तो वीर कोचिंग सेंटर आप सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे और इंस्टॉल कर लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको क्लिक करके आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए। अब इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे आप लोगों को जैसे ये नोट्स है, तो संपूर्ण नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आप लोग को PDF मिल जाएगा। प्लस में लाइव क्लास वहाँ
और रिकॉर्डेड क्लास भी वहाँ मिलेगा। ठीक है, डाउट सेशन भी चलेगा और एनिमेशन वीडियो, जैसे मान लीजिए मैथ का तो कुछ एनिमेशन वीडियो आपको देखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद आप लोग जैसे बायोलॉजी का हो गया एनिमेशन वीडियो में 3D वीडियो, कोई शरीर का अंग देखना है चाहे कुछ काम कैसे करता है हर चीज़, तो एनिमेशन वीडियो, फिजिक्स केमिस्ट्री का एनिमेशन वीडियो, तो हर चीज़ आप देखिएगा तो बहुत सारा आपको नॉलेज प्राप्त होगा, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा। तो आप लोग को वहाँ पे एनिमेशन वीडियो मिल जाता है। पढ़ने के बाद तैयारी करने के बाद आपको टेस्ट देने के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाता है आप लोग को। उसके बाद भी आप लोग को जैसे होमवर्क के रूप में भी हम लोग देते हैं। उसके बाद आप लोगों को अटेंडेंस बनता है, तो मान लीजिए अटेंडेंस नहीं बन रहा है, क्लास नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग के पेरेंट्स से संपर्क करके आप लोग को मोटिवेट करने, या हमारी टीम जो है आप लोग के पूरा तरह से बेस्ट रिजल्ट देने के लिए पूरा कंटेंट रेडी किया हुआ है। अब मेरा हर कंटेंट बेस्ट रिजल्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दुनिया बक रहा है तो बकने दीजिए। लोग बोलता है जेई मेंस एडवांस एनडीए पेंडीए बोल के लोगों का पैसा ठगा जा रहा है, ये जान लीजिए। हम वो सब कुछ नहीं बोलते हैं, हमारा पढ़ाने का कंटेंट अच्छा है, रिजल्ट देने का कंटेंट अच्छा है, ये चीज़ आप लोग को हम दे रहे हैं। आप लोग विश्वास करके लीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई आप लोग को दिक्कत या सब हेल्प चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये नंबर है मेरा 8340453964, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग एप्लीकेशन से पढ़िए। आप लोग के लिए देखिए सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करके हम स्पेशल कोर्स आप लोग के लिए लाए हैं। जैसे 11th क्लास का कोर्स है, तो 11th क्लास का कोर्स हो या 12th क्लास का कोर्स हो, ये दोनों के लिए आप लोगों को 1000 रुपया है। मैंने 11th क्लास का लीजिएगा तो 1000 रुपया साल भर के लिए, ये बात याद रखिएगा। 100 रुपया महीना, को सब्जेक्ट, 6 गो सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ हिंदी इंग्लिश, आप लोगों को 6 गो सब्जेक्ट मिल रहा है पढ़ने के लिए, जो उसमें कंटेंट देखिएगा मस्त मस्त। तो 100 रुपया महीना देना है, साल भर के लिए इतना फी रखा गया है। आप लोग टेस्टवा दे लीजिएगा ना, केवल मेरा कहीं से पढ़िएगा, टेस्टवा दे लीजिएगा तो दाम वसूल हो जाएगा, क्योंकि हर पार्ट के टॉपिक वाइज ये चैप्टर वाइज आप लोग का टेस्ट है। टेस्ट देने से ही मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये क्लास 11th का आर्ट्स का भी हमारे पास क्लास चलता है, अलग अलग टीचर हैं हमारे पास। 12वीं का भी आर्ट्स का क्लास चलता है और साइंस का भी क्लास चलता है। सभी लोग को इन्फॉर्मेशन आप लोग दे दिया कीजिए, समझा दिया कीजिए, ताकि यहाँ से क्लास ओरिजिनल वाला क्लास करे, ठीक ना। तो चलिए, आप लोग को कोई चीज़ समझाना बताना तो है नहीं, आप लोग क्लास कर रहे हैं, मेरे से जुड़े हुए हैं, तो लगातार बने रहेंगे, देखते रहेंगे। तो हम आप लोग को मिलेंगे अब अगले वीडियो में। मेरे अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कीजिए, इंतजार के जल्द ही वीडियो आप लोग को देते रहेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग को इसे प्ले स्टोर से ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, वीडियो पहले का भी देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।